गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारी साइंस का टेक्स्ट बुक करेंगे, ठीक है। साइंस चैप्टर सेकेंड में हम लोगों का कहाँ तक हो गया था? मैम टेबल जो थी सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ इस टेबल तक हमारा हो गया था, राइट। यस मैम। अब मैम हमें आगे डिजीज का कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल पढ़ेंगे। ठीक। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसीज कॉजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से क्या होता है, एनिमल्स को डिसीज होती है। अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलो राधिका रीड करो। यस मैम। Disease causes microorganism in animals. Several microorganism not only causes disease in human and plant, but also in other animals. For example, anthrax. एंथ्रेक्स। Anthrax is a dangerous human and cultural diseases caused by a bacteria. नहीं, yes, bacterium. Foot and mouth disease of Calte is caused by a virus. क्या है आपका फर्स्ट, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से एनिमल्स में डिसीज होती है? Several microorganisms are not cause disease in humans and plants, but also in other animals. कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में ही नहीं डिसीज करते हैं, बल्कि जो बाकी के दूसरे एनिमल्स हैं उनमें भी डिसीज कॉज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स। अगर हम एग्जाम्पल में ले तो कौन सा है वो, एंथ्रेक्स है। ये एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज है। डेंजरस मतलब कि ह्यूमंस में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी होता है। और किसकी वजह से होता है ये होता है बैक्टीरियम की वजह से। किसकी वजह से? बैक्टीरियम की वजह से। Bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. और कैटल्स में जो भी माउथ और फुट डिसीज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपका डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। गौरव रीड करो इसे। Yes, ma'am. This disease causing microorganism in plant. Several microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and other. The disease reduce the yield of crops. See table 2.24 for same such plant disease. They can be controlled by the यूज ऑफ use of central chemicals सर्टेन which kill the microbes. ओके। क्या है? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स। ऐसे भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स में डिसीजेस होती हैं। जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिनमें क्या होती है, डिसीजेस होती हैं। द डिसीज रिड्यूस द ईल्ड्स ऑफ क्रॉप। जो डिसीजेस होती है वो क्या करती हैं, जो क्रॉप्स की ईल्ड होती है उसको खराब कर देती हैं। सी टेबल 2.2। यहाँ पे आपको साइड में 2.2 टेबल दिया गया है फॉर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट डिसीजेस का।
They can be controlled by the use of certain chemicals, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कुछ chemicals को use करके उनको control कर सकते हैं, which kill the microbes. और वो chemicals क्या करेंगे, इन microbes को kill कर देते हैं. अब वो कौन सी plant diseases हैं, कौन से microbes हैं और वो कैसे होते हैं. Some common plant diseases. तो उसमें पहला है आपका साइट्रस कैंकर. साइट्रस कैंकर ये किसकी वजह से होता है, ये होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से. और किसके थ्रू होता है, एयर से. एयर के थ्रू होता है. सेकंड है आपका रस्ट ऑफ व्हीट. इसमें क्या होती है, आपकी जो व्हीट होती है वो खराब हो जाती है, उसमें क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है. और ये किससे वजह से होता है, एयर से होता है, सीड से हो सकता है. फिर थर्ड है येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी. ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है. और इस कौन कॉज करता है, इंसेक्ट्स करते हैं. तो ये कुछ क्या थे आपके, ये कुछ आपके प्लांट डिसीजेस थे. ठीक है, मतलब कि ये प्लांट डिसीज है आपके, ये किस वजह से, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब कि सॉरी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. और ये है आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसके हेल्प से ये प्लांट्स जो है, मतलब कि जो डिसीजेस है हमारे प्लांट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या है, Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. भूजो की फ्रेंड ने क्या किया, उसको पार्टी में बुलाया और उसने क्या किया, बहुत सारी वैरायटीज के फूड स्टफ उसने खाए. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. और जब वो घर पहुंचा तो उसने क्या स्टार्ट कर दिया, उसने वॉमिटिंग करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो कंडीशन है ये किसकी वजह से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है. Food poisoning cause be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हो सकता है, जो खराब खाना होता है, मींस वो फूड जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं, मींस खराब कर देते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हमारे फूड में ग्रो कर जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. और यही जो पॉइजनस फूड होता है ये क्या करता है, हमको बीमार कर देता है, बहुत ज्यादा बीमार कर देता है. और उसके साथ साथ हमारी कौन सी कंडीशन बन जाती है, हमारी डेथ की कंडीशन बन जाती है. So it is very important that we prepare food to prevent it from being spoiled. तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो फूड है
वो कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर करना चाहिए, कभी भी स्पॉइल्ड फूड को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम स्पॉइल्ड फूड को प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, वो फूड पॉइजन हो जाएगा और क्या होगा, हमें बीमार कर देगा या फिर हमें सीरियस मतलब कि सीरियस इलनेस दे देगा और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें कभी भी स्पॉइल्ड फूड को ईट नहीं करना चाहिए। ओके, यस मैम। तो ये था आपका फूड पॉइजनिंग। जो फूड पॉइजन होता है वो कैसे, मतलब कि फूड आपका पॉइजन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते देते हैं, फूड्स को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और उसमें क्या रिलीज कर देते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। अगर हमने उस स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम किया तो हमें क्या हो सकते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका फूड प्रिजर्वेशन। अब हम फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि हम कैसे फूड ग्रेन्स को संभाल के रख सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम, और हम घर में जो हमारा पका हुआ खाना होता है, कुक फूड होता है, उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट unused under moist condition is attacked by fungus। अगर हमने ब्रेड को, अगर हमारी अनयूज्ड ब्रेड है उसको हमने मॉइस्ट कंडीशन में रख दिया तो क्या होगा, उसमें क्या आ जाएंगे, ढेर सारे फंगस लग जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स आवर फूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and color change। और जो spoiled food होता है उसमें क्या आती है, उसमें काफी ज्यादा बैड स्मेल आती है, उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है और वो क्या कर देता है, अपना कलर भी चेंज कर देता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। अगर जो फूड खराब होता है, क्या ये हमारा केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days। पहेली ने क्या किया, पहेली मार्केट से कुछ मैंगोस लेके आई, पर वो कुछ दिनों तक उनको ईट नहीं कर पाई। Later she found that they were spoiled। तो बाद में उसको पता चला, कुछ दिनों के बाद कि जो मैंगोस थे वो क्या हो गए हैं, स्पॉइल हो गए हैं और साथ साथ खराब भी हो गए हैं। But she knows that the mango pickle her grandmother made does not spoil for a long time। She is confused। पर उसको ये भी पता था कि जो उसकी ग्रैंड माँ मैंगो पिकल बनाती है, मीन्स आम का जो अचार बनाती है, वो क्या होता है, वो काफी लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। तो वो कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्यों हुआ। Let us study the common methods of preserving foods in our home। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम क्या करते हैं, हमारे घर में फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। We have to save it from the attack of microorganisms। और हम उसको कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से सेव कर देते हैं। पहला है केमिकल मेथड। Salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms। Salt और जो आपका edible oil होता है, ये क्या होता है, ये कॉमन केमिकल है। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करनी हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। Therefore, they are called it preservatives। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। We add salt or acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes। तो इसलिए हम हमारे फूड में, अगर हमें कोई भी फूड लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्ट करना होता है तो उसमें हम क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं
या फिर एसिड डालते हैं, जो क्या होता है लॉन्ग टाइम तक हमारे फूड को सेव करके रख देता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फाइड ये क्या है, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। These are also used in the jams and squashes to check their spoilage. इसको हम कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जैम्स और स्क्वैशेस में भी यूज कर सकते हैं। जो भी स्पॉइलेज है, अगर वो खराब हो गया तो वो कितना खराब हुआ है उसको चेक करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका केमिकल मेथड। अब नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब हम कॉमन सॉल्ट से हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैव बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो मीट और फिश को क्या कर दिया जाता है, ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है, ताकि उसमें क्या किया जा सके, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको चेक किया जा सके। Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. आमला, रॉ मैंगोस और टेरामाइन्स ऐसे फ्रूट्स को भी हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए उसको सॉल्ट में डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रिवेंशन बाय शुगर। अब हम शुगर से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो जैम्स, जेलीज और शुगर और स्क्वैशेस को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, शुगर से प्रिवेंट करते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेनमेंट। शुगर क्या करती है, इनमें जो मॉइस्चर होता है उसको कम कर देती है। which inhibits the growth of bacteria which spoil food। और जिससे क्या होता है, इनमें जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, जो फूड को स्पॉइल करते हैं, उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। हम ऑयल और विनेगर को कैसे यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment। अगर हम ऑयल और विनेगर का यूज करें तो इसमें क्या होगा, जो भी पिकल्स हैं वो क्या होंगे, हमारे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व होंगे। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। Vegetables, fruits, fish, meat are often preserved by this method। इसीलिए जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मीट और फिश हैं, उनको क्या किया जाता है, लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्ट करने के लिए इसी तरीके से क्या किया जाता है, इसी मेथड से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। You must have observed your mother boiled milk before it is stored or used। तो आपको पता होगा कि आपके घर में जब भी मिल्क आता है तो हमारी मदर्स क्या करती हैं, उस मिल्क को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए उसको बॉईल कर देती हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम मिल्क को बॉईल कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सारे किल हो जाते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerator। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो फूड होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। Low temperature inhibits the growth of microbes। और जो लो टेम्परेचर होता है वो किसको कम कर देते हैं, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उसको कम कर देते हैं।
Pasteurized milks can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. जो pasteurized milks होते हैं उनको हम बिना बॉईल करे ही क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें से पहले से ही जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो हट जाते हैं. The milk is heated to about 70 degrees Celsius from 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. उस मिल्क को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है. उसके बाद में ठंडा करके उसको स्टोर कर दिया जाता है. By doing so, it prevents the growth of microbes. ऐसा करने से क्या होता है, उसमें जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है. This process was discovered by Louis Pasteur. और ये जो प्रोसेस था इसको किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था. इट इज कॉल्ड इट पेस्चराइजेशन. और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, पेस्चराइजेशन नाम दिया था. अब नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज एंड पैकिंग. अब हम कैसे स्टोर करते हैं और पैक करते हैं. These days, dry foods or even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आज के आप टाइम में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे शॉप्स है जहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कैसे मिलते हैं, सब पैक्ड मिलते हैं. क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम उसको एयर टाइट पैक कर देते हैं, जो माइक्रोब्स के अटैक होता है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व हो जाता है. ठीक है, तो ये आपकी कुछ मेथड्स थे कि हम कैसे क्या करते हैं, हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. तो पहला मेथड था आपका केमिकल मेथड, दूसरा था आपका प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट को यूज करके, थर्ड था प्रिवेंशन बाय शुगर को यूज करके, थर्ड था प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, किसको यूज करके, ऑयल और विनेगर को यूज करके. फिर था आपका हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, मीन्स हीट करके या कोल्ड टेम्परेचर पे रख के, या फिर स्टोरेज एंड पैक, हम उसको कैसे स्टोर करते हैं पैक करके. तो ये थे आपके कुछ प्रिवेंशंस. अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करते हैं. You have learned about the bacterium rhizobium in class 6 and 7. क्लास 6 and 7 में आप लोग ने एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम है राइजोबियम. It is involved in the fixation of nitrogen in ligneous plant. और ये आपको ज्यादातर कहाँ पे मिलता है, ligneous plants में मिल जाता है, मीन्स जो pulses होती हैं. Recall that rhizobium lives in the root nodules of ligneous plants. तो आपको याद आया होगा कि जो राइजोबियम था वो लिग्मेनियस प्लांट के कहाँ पे रहता है, लिग्मेनियस प्लांट के रूट्स में रहता है. सच एज बीन्स एंड पीस, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका बीन्स और पीस. विथ विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, प्लांट और राइजोबियम के बीच में. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning. कभी कभी क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो लाइटनिंग के एक्शन से ही फिक्स हो जाता है. But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. पर ये तो हमें पता है जो नाइट्रोजन का अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता. You may wonder how. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है. Let us understand this in the next section. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हमारे नेक्स्ट सेक्शन में
समझेंगे। नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट सेक्शन है आपका नाइट्रोजन साइकिल। Our atmosphere has 78% of nitrogen gas. हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट गैस प्रेजेंट है? 78% गैस प्रेजेंट है। Nitrogen is one of the essential components of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. और प्रोटीन जो नाइट्रोजन ये क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट है कि जैसे प्रोटीन हो गया आपका, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। The atmospheric nitrogen can be taken directly by plants and animals. जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. क्या है? सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल के सॉल्युबल फॉर्म में। और वो बैक्टीरिया कौन सा है? वो बैक्टीरिया है आपका राइजोबियम। Once nitrogen is converted into these usable compounds, अगर एक बार आपका नाइट्रोजन usable compound में कन्वर्ट हो गया, it can be utilized by plants from the soil through their root system. तो इनको क्या हो सकता है? इनको रूट सिस्टम के हेल्प से यूज किया जा सकता है। Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein and other compounds. इसीलिए जो नाइट्रोजन होता है वो कौन यूज करता है? प्लांट्स अपने प्रोटीन के फॉर्म में, प्रोटीन बनाने में और दूसरे कंपाउंड्स बनाने में यूज करते हैं। When plants and animals die, जब plants और animals की डेथ हो जाती है, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound. जब प्लांट्स और फंगी की डेथ हो जाती है तो सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजेनियस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में। टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन, ताकि क्या हो सके? वो जो प्लांट्स है उसको दोबारा यूज कर सके। Certain other bacteria convert some part of them of nitrogen gas which goes back into the atmosphere. इसी तरीके से कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो नाइट्रोजन के कुछ पार्ट को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वापस कहाँ पे चला जाता है? वापस एयर में चला जाता है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. इसलिए इसका रिजल्ट ऐसा होता है जो नाइट्रोजन का अमाउंट है एयर में वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर सेकेंड। बताइए सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब आप लोगों को क्या करना है? इस चैप्टर को घर पे अच्छे से रीड करना है और इससे जो आपका पेज नंबर 27 पे जो नाइट्रोजन साइकिल है इसको आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ओके? यस मैम। यस मैम। थैंक यू बच्चों। मैम कॉपी में टेबल बनानी है? टेबल नहीं बनानी है, सिर्फ आपको नाइट्रोजन साइकिल का फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है? यस मैम। फिगर 2.10। ओके? यस मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम।